हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर की क्लासेस में चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट कर चुके हैं, कल्पना का विकास। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है खेल के विकास के बारे में, कि बालकों में खेल का विकास किस तरीके से होता है, वो कौन कौन से खेलों का यूज़ किस अवस्था में करते हैं, खेलों की क्या विशेषताएँ होती हैं, ये खेल कहाँ कहाँ पर बालकों के लिए यूज़ आ सकते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खेल की परिभाषा क्या होती है, कि खेल को हम किस तरीके से डेफिनेट कर सकते हैं। तो खेल एक जन्मजात और स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। खेल क्या होता है? नेचुरल होता है, ऑटोमेटिक बालकों के द्वारा होता है, बालकों को सिखाया नहीं जाता खेलने के लिए। ये क्या होता है? जनरली नेचुरल होता है, जो केवल आनंद प्राप्ति के लिए खेली जाती है। मतलब बच्चे खेलों को किस लिए खेलते हैं? इनसे हमें खुशी मिलती है, इसलिए वो लोग खेलों को खेलते हैं। हार जीत के अंतिम परिणाम से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो छोटे बच्चे जो भी खेल खेलते हैं उसका जो कनेक्शन होता है वो हार या जीत से नहीं होता है। वो किसके लिए खेलते हैं? सिर्फ खुद की खुशी के लिए खेलते हैं। तो ये क्या होता है? खेल। तो कभी कभी क्या होता है, जो लोग होते हैं वो खेल और कार्य में फ़र्क नहीं समझते कि खेल और कार्य दोनों एक ही तो है, खेलना भी तो एक कार्य ही हो गया। क्यों? क्योंकि बालक क्या करते हैं? उछलना कूदना दौड़ना कूदना, ये सब उनके लिए क्या है? खेल है। इनसे क्या मिल रही है? उन्हें खुशी मिल रही है। लेकिन दूसरे लोग इसे क्या समझते हैं? वो लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उठना बैठना चलना फिरना ये सभी क्या है? कुछ ना कुछ कार्य है, कुछ ना कुछ क्रियाएं हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है। तो आइए हम देखते हैं कि खेल और कार्य में अंतर कौन कौन से होते हैं। खेल में क्या प्राप्त होता है? आनंद, खुशी मिलती है, जोश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, उल्लास उत्साह एक्साइटमेंट रहती है, रोचकता आती है। मतलब जब भी हम खेल को खेलते हैं उनके द्वारा बालकों को खुशी मिलती है, वो एक्टिव रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं हमेशा। लेकिन कार्य करने के लिए क्या होते हैं? वो हमेशा इसमें स्वतंत्रता नहीं होती। व्यक्ति पैसा कमाने के लिए विवशता से जुड़ा रहता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है वो किसके लिए करता है? पैसे कमाने के लिए करता है। तो इसके लिए क्या होती है? उन्हें किसी के सामने नौकरी करनी पड़ती है। ये क्या हो गए? खुद का काम नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं? किसी के बंधन में काम कर रहे हैं, परतंत्र हो गए, दूसरों पे डिपेंड रह रहे हैं। उनकी खुद की फ्रीडम नहीं होती है। किसमें? कार्य में। लेकिन खेल में क्या होता है? वो खुद की मर्जी से खेलते हैं, वो किसी के अंडर में होकर काम नहीं करते। इसलिए इससे क्या मिलती है? खुशी मिलती है हमें। लेकिन कार्य करने से क्या मिलती है? स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हम किसी के अधीन होकर काम कर रहे हैं, इसमें हमारी खुशी नहीं है। अगर हमारी खुशी नहीं है तो वो हम काम किसके लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए व्यक्ति कार्य करता है। फिर अगला अंतर है, खेल एक अर्थोपार्जन के लिए नहीं किया जाता। मतलब अर्थ और उपार्जन दो अलग अलग बातें। तो खेलों को अर्थ उपार्जन के लिए नहीं किया जाता। मतलब खेलों को किस लिए नहीं खेलते? हम लोग पैसा कमाने के लिए खेलों को नहीं खेलते। लेकिन कार्य अर्थ उपार्जन के लिए किया जाता है। यहाँ पे किया होगा, नहीं आएगा। लेकिन कार्य अर्थोपार्जन के लिए किया जाता है। क्योंकि कार्य किसके लिए करें? पैसा कमाने के लिए करें, किसी के अधीन होकर हम काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? अर्थ को उपार्जन करने के लिए। वो हमें पैसा दे रहा है इसलिए हम उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? अर्थोपार्जन। तो कार्य अर्थोपार्जन के लिए किया जाता है, लेकिन खेल अर्थोपार्जन के लिए नहीं किया जाता। फिर तीसरा अंतर है, खेल में अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। तो खेल की जब हम परिभाषा पढ़ रहे थे वो भी यही थी कि खेल किसके लिए खेले? खुद की खुशी के लिए खेलते हैं। इससे क्या प्राप्त होता है? हमें आनंद प्राप्त होता है। तो मतलब इसका हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे खेलते रहते हैं, अपनी धुन में लगे रहते हैं। अब वो हारेंगे फिर भी वापस फिर से करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमें खुशी मिल रही है। इससे उन्हें खुशी मिल रही है, तो उनका हार और जीत से कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन जब हम कुछ कार्य करते हैं तो कार्य करने का सीधा असर किस पे डिपेंड करता है? हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट किस लिए आएगा। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम क्यों करते हैं? हमारे रिजल्ट के लिए, कि हमारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, हमें जो भी परिणाम प्राप्त हो, लास्ट में हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फल भी मिलना चाहिए। तो ये सब किस पे डिपेंड होता है? कार्य में होता है, क्योंकि कार्य में परिणाम मुख्य होता है। कि हम कार्य करें तो इसका हमें रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए। हम इतनी मेहनत करें तो इसका हमें कोई परिणाम नहीं मिल रहा है तो क्या फ़ायदा। तो कार्य किसके लिए किया जाता है? परिणाम के लिए किया जाता है। और मूल्यांकन पर विचार किया जाता है। मतलब हम काम कर रहे हैं परिणाम के लिए, परिणाम हमें अच्छा मिलना चाहिए। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? मूल्यांकन। मतलब इवैल्यूएशन करना कि वो काम किस तरीके से हो रहा है, उसमें ये काम मेन होता है कार्य के अंतर्गत। लेकिन खेल में परिणाम हार और जीत से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी खेल में हारो या जीतो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? खुशी से हमें खुश हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है, हमें जोश आ रहा है, एक्टिव हो रहा है, इससे फ़र्क पड़ता है खेल में। तो ये था खेल और कार्य में डिफरेंस। फिर अगला टॉपिक है हमारा, बालकों में खेल की क्या विशेषताएं होती है, कि खेल किस तरीके से खेलना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है या नेक्स्ट टॉपिक है बालकों के खेल की विशेषताएं।
तो हमारा अगला टॉपिक है बालकों के खेल की विशेषताएं, कि खेल किस तरीके से खेलने चाहिए। तो सबसे पहली विशेषता है बालकों का खेल परंपराओं से प्रभावित होना चाहिए। पहला है बालकों का खेल किससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए? परंपराओं से। यानी जो भी हम खेल खेलते हैं वो किसमें, इसमें क्या होना चाहिए? हमारी परंपराएं होनी चाहिए। पुराने ज़माने में जो भी खेल खेले जाते थे वो अभी भी खेलने चाहिए। वो क्यों खेले जाते थे, उनका रीज़न क्या था, इससे क्या फ़ायदा होता था, ये भी आज के बच्चों को पता होना चाहिए। इसलिए हमारे जितने भी अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट टाइम में जो भी खेल खेलने चाहिए हमें, वो पुराने ज़माने से इन्फ्लुएंस होने चाहिए। फिर दूसरा है बालकों के खेल का निश्चित प्रतिमान होता है। बालकों के खेल का निश्चित प्रतिमान होता है, मतलब सिस्टमेटिक। मतलब बालक जो भी खेल खेलते सिस्टमेटिक, यानी स्टेप बाय स्टेप, कभी मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उसी तरह बालक जो भी खेल खेलेंगे वो भी एक के बाद एक खेल सीखते हैं। पहले चलना सीखा तो फिर वो दौड़ने वाला खेल खेलेंगे, फिर वो उठना सीखते हैं, तो इसी तरह से वो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप खेलते हैं। तो बालकों के खेल का विकास निश्चित प्रतिमान में होता है, मतलब जो सिस्टम होता है, जिस तरीके से विकास होना चाहिए उसी तरीके से वो लोग खेलते हैं। आयु वृद्धि के साथ खेल क्रियाओं में कमी होती है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी बच्चे खेलते थोड़ी है, छोटे बच्चे ज़्यादा खेलते, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कहाँ खेलते हैं। तो जैसे आयु बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ खेल में कमी आ जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ खेल में कमी आ जाती है। फिर अगली विशेषता है बालकों के खेल अनौपचारिक से औपचारिक होते हैं। बालकों के खेल अनौपचारिक से औपचारिक होते हैं। इसका अब अर्थ क्या होगा? मतलब बालक जो भी खेल खेलते पहले अपनी मर्जी से खेलते थे, जैसे छोटे बच्चे होते घर घर खेलते हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, 6 से 7 का बालक होता है, वो क्या खेलता है, गलियों में खेलता है, जैसे क्रिकेट, गिल्ली डंडा, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब खेलता है। तो ये सारे खेल कैसे होते हैं? औपचारिक होते हैं। मतलब जब बालक में खेल का विकास होता है तो पहले अनौपचारिक खेल सीखता है, फिर औपचारिकता की तरफ जाता है। फिर अगली विशेषता है खेल समस्या समाधान का श्रेष्ठ साधन है और खेल सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्या हो गया? खेल सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब बालक जो भी खेल खेलता है पहले क्या करता है, दौड़ना सीखता है। वो मतलब जन्म होते ही सीधा क्रिकेट तो खेलेगा नहीं, वो पहले दौड़ना सीखेगा, बॉल कैच करना सीखेगा, बॉल फेंकना सीखेगा, एक स्टेप बाय स्टेप सीखता है, फिर जाके वो पूरा क्रिकेट खेल सकता है। तो पहले उसने सामान्य चीज़ें सीखी, फिर उसने विशिष्ट चीज़ें सीखी। फिर उसके बाद है उम्र बढ़ने के साथ खेल सामाजिक होते जाते हैं। ये तो कौन सा टॉपिक था? ये वाला ही है। उम्र बढ़ने के साथ खेल कैसे हो जाते हैं? सामाजिक।
फिर उसके बाद अगली विशेषता है बालक के खेलों में अधिकता होती है, आवृत्ति की अधिकता होती है। मतलब उनमें रिपीटेशन होता है। आवृत्ति मतलब रिपीटेशन। बालकों के खेलों में आवृत्ति की अधिकता होती है। मतलब बालक जो भी खेल खेलते हैं वो रिपीटेशन के साथ खेलते हैं। फिर अगली विशेषता है बालक नए खेलों के प्रति इच्छुक होते हैं। मतलब उन्हें नए खेल खेलना ज़्यादा पसंद होता है। नए खेलों के लिए इच्छुक होते हैं। फिर अगली विशेषता है कि बालक के खेलों में खतरा भी होता है, क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ते हैं वगैरह, उछलते कूदते उन्हें चोट लग सकती है। तो बालक के खेलों में खतरा भी होता है। तो ये सभी क्या है, खेल की विशेषता है कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं जो जितने भी सारे खेल खेलते हैं उन खेल में कौन कौन से विशेषताएं होती है। तो फिर इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा कि ये बालक जो भी खेल खेल रहे हैं वो इनके यूज़ कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। तो हो जाएगा महत्व, बालक के खेलों का महत्व। सबसे पहला कहाँ पे यूज़ होगा खेल का, शारीरिक विकास में। ये तो सभी को पता है, शारीरिक विकास होगा और खेल खेलने से मानसिक विकास भी होगा और सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक सभी विकास होते हैं। ये सभी विकास होते हैं। फिर उसके बाद और यूज़ आएगा खेल का सृजनात्मकता के विकास में, यानी क्रिएटिविटी के विकास में। फिर अगली विशेषता है या अगला यूज़ है शैक्षिक विकास में। फिर अगला यूज़ होगा खेल का अनुशासन के विकास में, डिसिप्लिन। फिर अगला यूज़ होगा खेल का संवेगों के रेचन में, यानी संवेग को बनाने में। और चिकित्सीय क्षेत्र में, यानी मेडिकल फील्ड में। फिर एक और है सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट।
तो ये सभी क्या थे, खेल के महत्व कि बालक जितने भी खेल खेल रहे, जो भी हो वो खेल, उसका उससे यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे बालक के खेलों का यूज़ हो सकता है, जिन्हें इन यूज़ को क्या कहते हैं, महत्व भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर है खेल का विकास, इसमें जो अगले टॉपिक से हम नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।